नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी। मैं हूं संजय समर। जी हाँ, झारखंड अब बांका जवान हो गया है। यह अपने पैरों पर खड़ा होकर के चलने की स्थिति में आ गया है। लेकिन दुखद यह है कि अभी भी झारखंड खाद्यान्न के मामले में अपने 6 माह का ही भोजन तैयार कर पाता है, जबकि पूरे 20 वर्ष हो गए। हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख। बादल पत्रलेख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार आवामी में। धन्यवाद। हम बादल पत्रलेख जी से जानेंगे कृषि के बारे में कि किस तरह से कृषि का विकास होगा। कोरोना ने जो कमर तोड़ दिया है तो उसकी अर्थव्यवस्था की कैसे भरपाई करेंगे। वर्तमान समय ने यह प्रमाणित कर दिया है कि खेती ही सब कुछ है। अगर अनाज है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। बादल पत्रलेख जी, स्थितियां ऐसी हैं कि झारखंड को बने 20 वर्ष हो गए, अभी भी खेती के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। कैसे निपटाएंगे? इस बार जो प्लानिंग हुआ है, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी कि लॉन्ग टर्म गेन के लिए कृषि को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हमारे हर एक ब्लॉक में जो हमने एक्वायर किए हैं, लगभग तकरीबन एवरेज यदि निकाला जाए 25 एकड़ की भूमि है। उस भूमि पर हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे किसानों को। वहाँ पर खेती के जो डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरह के उत्पाद हैं कृषि के, उसके बारे में प्रशिक्षित करेंगे और उसका शो ऑफ एक्सपोजर वो अपने लैंड पर जाके करेंगे। इन सब चीज़ों पर प्लानिंग चल रही है। इस बीच कोरोना की स्थिति से कब तक यह देश उभर पाएगा, हम उभर पाएंगे, सबसे पहले प्राथमिकता तो वहाँ है। उसके बाद प्राथमिकता आती है कि जो जीडीपी में हमारा कृषि का योगदान है, जो 50% से ज़्यादा श्रम बल इसमें लगा हुआ है, कि जो अभी बाहर मजदूर फंसे हैं इस महामारी के कारण, अचानक अनायास घर को लौटेंगे, उनको कैसे हम कृषि में इंगेज करें। तो इसके लिए मनरेगा के तहत जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जल छाजन, जैसे खेतों में मेड़ को बनाना, इन सब बनाना, ये सब काम देके, या फिर जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, दिव्यांग हैं, उनको जो रास्ते किनारे पेड़ हैं। धनबाद का इलाका देखें, कोल्हान का इलाका देखें, पानी की भारी कमी है। पानी के लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं? वही हमने कहा ना कि जल छाजन की विस्तृत बृहद पैमाने पर प्लान बन रहा है। और जो तालाबों का गहरीकरण था, ये सब था, उसको भी ग्रामीण विकास इस बार टेकअप कर रहा है और उसके लिए मजदूरी भी बढ़ाई गई है। दूसरी बात है, जो बड़े बड़े जलाशय पहले से हैं, उसको कैसे हम एक प्लान के तहत जल संसाधन, कृषि, ग्रामीण विकास, तीनों विभाग के कोऑर्डिनेशन से जो हमारा कल्टीवेटेड लैंड है, एश्योर्ड इरिगेशन, इन सब चीज़ों पर बातें चल रही है। चूँकि अब समस्या आ गई तो निदान भी यही ढूंढ। कोरोना हमें बहुत सबक भी दे के जाएगा। हम पीछे ज़रूर आए, लेकिन इस बार जो प्लानिंग लेकर आएंगे वो झारखंड के लिए वरदान होगा। आपका जो ये सवाल था कि 20 साल हो गए, ये कई हद तक सही है। 20 सालों में किस सरकार ने कैसे झारखंड को चलाया, अभी आपदा के समय हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी को जो हमारा समर्थन प्राप्त है, जो समर्पण है, वैचारिक जो हमें समानता है, तो उस पर जो प्लानिंग बन रही है, हम आने वाले दिनों में कृषि नीति तैयार करेंगे, कृषि निर्यात नीति तैयार करेंगे। हम सब्जियों के पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने जा रहे हैं। वेज फेड को हम फंक्शनलाइज करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि रांची में फंक्शन में आ गया, बोकारो में आ गया, साहेबगंज में आ गया, 2-3 दिन में 2-3 जिला और नाम लिखा। जो केंद्रीय भंडार है उसको भी हम चैनलाइज करने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जब लोगों को अपने श्रम को हम इंगेज करके
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा प्रभाव लोगों के धन उपार्जन में, जीडीपी कंट्रीब्यूशन में बढ़ेगा। और जो 1952 के पहले की स्थिति थी, जब देश के जीडीपी का 50% कृषि पूरा करता था, और धीरे धीरे घटनोत्तर इसमें कृषि में दिलचस्पी कम होती गई, कृषि में मुनाफा कम होता गया। तो उन सब चीज़ों को लेकर सरकार गंभीर है कि कैसे लोगों को फिर इसी सेक्टर से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, युवाओं को प्रेरित किया जाए। लाल बहादुर शास्त्री साहब जिन्होंने नायाब प्रयोग किए थे, नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। वो युद्ध की स्थिति थी और आज आपदा की स्थिति है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा। उसी क्रियाकलाप पर चलते हुए एक बार फिर आपको सहयोग देना होगा, यहाँ के किसान को सहयोग देना होगा। नदियों के बारे में क्या स्थिति है? स्वर्णरेखा जैसी नदी, झारखंड में कई नदियाँ हैं जिन पर कोई ठोस काम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अगर नदी रहेगी तभी किसानों को पानी आप दे पाएंगे। बिल्कुल, नदियों का संरक्षण और उसके वाटर लेवल एनजीटी से जो गाइडलाइन है, हालांकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन कृषि को नदियों से लेना देना है, पूरी तरह निर्भर उसी पर है। लेना है। तो वाटर बैराज जो होता है वो सब कैसे वायबल है या नहीं है, उन सब चीज़ का भी एक विस्तृत रिपोर्ट डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। और जिस नदियों का आपने नाम लिया, सही में उन नदियों को संरक्षण की ज़रूरत है, इस बात को हम महसूस भी करते हैं। और आने वाले दिनों में प्रबंधन इन सब चीज़ों पर काम करता हुआ आपको दिखेगा। अब धान खरीद को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई जगह विवाद भी सामने आ रहा है। तो इसमें किसानों को नुकसान न हो और खरीदार मुनाफे में रहे, लेकिन बीच में जो बिचौलिए हैं उनसे भी त्रस्त हैं किसान। जी, इस बात को ही हम लोगों ने महसूस किया कि किसान जब फसल लगाते हैं तो उन्हें तो क्विक मनी की ज़रूरत होती है। जैसे अपने उत्पाद को तैयार करते हैं धान की, पहले होता था लैंड पैक्स खरीदता था, मेरा विभाग खरीदता था और फूड एंड सप्लाई विभाग पैसे देता था, आज भी दे रहा है। लोगों को थोड़े से पैसे की ज़रूरत होती थी और पेमेंट में देरी होती थी, इसके कारण वो लोग लैंड पैक्स नहीं जाके दलाल के हाथ में धान को बेच दिया करते। इस बार हमने अपने कृषि विभाग के जो बजट को पेश किया, उसमें 200 करोड़ का बजटीय उपबंध इसीलिए किया कि धान उत्पादन के उत्साह बढ़ाने के लिए और यातायात के सुगमता के लिए, मतलब प्रति क्विंटल 500 रुपया हम उसको देंगे। धान का समर्थन मूल्य अभी 2000 है, फिर वो 500 हम देंगे। उसमें सर्टेन लिमिटेशंस हैं कि कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है। तो ये आप देखिए कि जब 500 रुपया पर क्विंटल उसे तुरंत एबल हो जाएगा, तो उनको जो क्विक मनी चाहिए होता है महाजन को देने का या किसी को ज़रूरतों को देने का, किसी से बिया उधार लिया उसको देने का, केमिकल लिया या उनकी कुछ ज़रूरत आ गई है, सब धान का तुरंत नहीं बेचते। तो वो पैसा हम उन्हें तुरंत देने का काम करेंगे डीबीटी के माध्यम से पर क्विंटल 500, ताकि बाद में वो बिचौलियों को न बेच के वो 500 का लेने के लिए वो हमारे थ्रू आएँ और वो पैसा उनका पैक्स में जाए। अभी हमने और डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब ने संथाल दौरा किया था, करीब 23 जगह उतर के हमने पूछा था कितना में धान बेचे, तो 1300 में बेचे, 1400 में बेचे। हम दे रहे हैं कितना, 2000। मैंने बीच का एक मिडल मैन 1000 किसान पर 700 रुपये खा रहा है, तो वो मिडल मैन को फ़ायदा हो रहा है और हमारे किसान को नहीं हो रहा है। इस मिडल मैन को हटाने के लिए वो 500 रुपया पर क्विंटल जब उसको हम डायरेक्ट डीबीटी में दे रहे हैं, तो वो मिडिल मैन के पास नहीं जाके वो हमारे पास आएगा और उनको धान का उचित मूल्य मिलेगा। ये इस बार बजट में उपबंध किया गया और आपको इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। अब जैसे पैक्स की बात करें तो पड़ोसी राज्य बिहार में देखिए तो नीतीश कुमार ने तमाम पैक्स को रद्द कर दिया है। लगभग 4000 कुछ पैक्स को उन्होंने रद्द किया है और डायरेक्ट की बातचीत हो रही है। तो इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम झारखंड सरकार यदि नीतीश कुमार कोई बेहतर विकल्प लेके आते हैं
तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनका अपना नज़रिया है, हमारा अपना नज़रिया है। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स बड़ा खस्ता हाल में है। महाराष्ट्र में देखिए यही कोऑपरेटिव, गुजरात यही कोऑपरेटिव उसको आगे लेके जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार जो करें हम उसका नकल करें, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उससे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे पास हों, लैम्प्स और पैक्स को हम ज़्यादा सुदृढ़ करें। एक बात है कि कुछ नियम और कानून को मतलब फ़ायदा लेकर, कमियों का फ़ायदा लेकर पैक्सों पर एक ही घराने के लोग 15 साल 20 साल से काबिज हैं, जिससे लोगों का उत्साह वहाँ घट रहा है। मतलब आंतरिक पारदर्शिता की वहाँ कमी है। कैसे पैक्सों को रीस्ट्रक्चर करें, इस बारे में भी मैंने विभाग को सूचित किया है कि कोरोना जैसे महामारी से हम निपट लेते हैं, पैक्सों को सुदृढ़ कैसे करें, नए मेंबर कैसे बनाएं, उसकी अपनी कैसे इनकम बढ़े ताकि वो सुचारू रूप से चल सके। कल हमें कोई भी चीज़ की खरीदारी उसी के माध्यम से करना है, उसको सुदृढ़ करना, जैसे वो कंप्यूटराइज्ड हो, वहाँ पे स्टाफ हो। इन सब चीज़ों पर हम देख रहे हैं कि मेरा बजट क्या कहता है, उन ज़रूरतों को हम कैसे पूरा कर पाएंगे, ये सब लेकर हम लोग संवेदनशील है। बादल पत्रलेख जी से हम जानेंगे कि जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनके साथ हम कैसे कैसे व्यवहार करेंगे, उनके लिए विकास की क्या क्या योजनाएं हमारे पास है और किस ढंग से उनको पुनः या रखेंगे या वो लोग फिर बाहर जाना चाहेंगे, तो क्या सरकार की योजना है। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका बादल पत्रलेख जी। अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो बड़े पैमाने पर मजदूर आएंगे, स्वाभाविक सी बात है, अपने परिवार वालों से मिलने आएंगे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास क्या योजना है, कैसे करेंगे उनके साथ? जितने भी मजदूर हैं जो आएंगे, अब वो मजदूर हैं तो कहीं ना कहीं काम करना है, तो हम उनको काम करने का यहाँ अवसर प्रदान करेंगे। अपने खेतों में भी वो काम करेंगे तो मनरेगा से उनका पेमेंट हम सुनिश्चित कराएंगे। बट्टेदार का भी हम पेमेंट कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी एक तो खेती में लागत कम होगी, दूसरा अपना खेत ही रोपने के लिए उनको पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो हम लोगों ने ये प्लान तैयार किया कि आप आइए, अपने ही खेतों में काम कीजिए, हाजिरी बनाइए और सरकार से उसके पैसे लीजिए। इस तरह का और दूसरे डिफरेंट सेक्टर में भी है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों पर गौर करना है। मज़दूरों को सबसे पहले अन्न की न कमी हो, इसके लिए हम लोगों ने अभी तकरीबन 30 जून तक का प्रबंध किया है। और वहाँ भी वो कैसे अवस्था में है, राज्य सरकारों को जो हमने अपील किया है उसके तहत खाना पहुँचा रहे हैं, कहीं पर आ रहा है कि नहीं, उनका रवैया उदासीन है। तो ऐसे में सारे मज़दूरों को ऐप हमने खोला है और उसके लिंकेज करीब 2 लाख मज़दूर हो चुके हैं। आज या कल में उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे हैं। और यहाँ भी जब आएंगे भरपूर प्रयास होगा कि उन हाथों में हम काम दें। और ये पैसों की बात बताएं बादल जी, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बहुत कम पैसे आप लोग दे रहे हैं, इतने पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक नवीन जायसवाल उपवास पर भी बैठ चुके हैं। नहीं, ये सही है कि पैसे जो दिए जा रहे हैं आज के डेट में आपको कम लगते हैं। आप ही की सरकार बिहार में भी है, आप ज़रा जाके देखिए उन्होंने क्या दिए। मज़दूर को हम डायरेक्ट यहाँ से भेज रहे हैं, लाने का प्रबंध के बारे में सोच रहे हैं। मज़दूर का परिवार यहाँ पड़ा हुआ, उसको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। तो हमने दीदी किचन चला रहे हैं, दाल भात केंद्र मुफ्त में चला रहे हैं, अनेक तरह की व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। मुखिया को हमने फंड दे के रखा है कि इसके अलावे किसी का चूल्हा 2 टाइम नहीं चढ़ता है तो यो देखना तुम्हारा काम है, विवेक से तुम दे सकते हो। विधायक माननीय सदस्यों को भी 25-25 लाख रुपये दिए गए हैं कि ये सब व्यवस्था होने के बावजूद आपको लगता है कि कहीं आपको करने की ज़रूरत है तो आप वो कर सकते हैं। तो 4 या 5 लेवल पे जब आपको असिस्टेंस मिल रहा है और आप कहिएगा कि नॉर्मल डे टाइम बिजनेस रहेगा, तो माफ़ कीजिएगा, आपदा की स्थिति में हम कष्ट झेल रहे हैं, आप कष्ट झेल रहे हैं, सबको झेलना पड़ेगा। और ये अपने हमारे या आपके लिए नहीं, इस देश के लिए,
इस लोकतंत्र के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को फिर खड़ा करने के लिए आपको चीज़ों को मानना पड़ेगा। केंद्र के जो गाइडलाइन है उसका साथ देना होगा, राज्य का जो विचार है उसके विचारों से आपको मेल खाना होगा, तभी हम आने वाले दिनों में फिर से खड़ा हो सकेंगे, तैयार हो सकेंगे। केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? केंद्र सरकार से क्या सहयोग मिल रहा है राज्य सरकार को? बहुत मिल रहा है। बिहार को डायरेक्ट दाल दे रहे हैं, हमको चना दे रहे हैं। झारखंडियों को तो वो कुछ समझते नहीं। नीति आयोग जब सर्वे करती है तो हमारे थाली में वो कम खाना पाती है, जिसके कारण मजदूरी कम देती है। ये सब दोहरा व्यवहार हो रहा। हमारे बच्चे बाहर फंसे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, जबकि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में उनको परमिशन दे रहे हैं। तो ये सब तो केंद्र से बहुत अच्छा। हम खुद उनसे जब सामान मांगते हैं, मेडिकल किट जितना मांगते हैं उसका कुछ भी सप्लाई नहीं हो रहा। हम बाहर बंगलोर से कहीं से खरीदना चाहते हैं, डिलीवरी में लेट करा रहे हैं। पहले महाराष्ट्र दो, पहले गुजरात दो, फिर झारखंड दो। क्यों? क्या हम देश के अंदर नहीं है? इस तरह का व्यवहार क्यों? कोई चना खाएगा और कोई दाल खाएगा। कहीं का विद्यार्थी घर आ जाएगा और कहीं के विद्यार्थी को रोक लिया जाएगा। कहीं आनंद विहार बस अड्डा में 2000 बस पहुंच जाएगा और कहीं 4 बस भेजने पर उसको राजनीतिक रंग दिया जाएगा। कहीं पैरोल पर शपथ ग्रहण समारोह और अन्य समारोह में 40 दिन का छुट्टी दिया जाएगा, और यहाँ किसी को देने जान पर बनवाई है यदि हम दे रहे हैं तो उनको खराब लगेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर राजनीति आप कर रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं करते। केंद्र सरकार ने जो भी गाइडलाइन दिया है, झारखंड सरकार इस आपदा के समय एक सच्चा देश प्रेमी होने के नाते उसको कदम से कदम मिलाने का आश्वासन दिए। लेकिन इस तरह के जो समाचार आ रहे हैं बहुत ही दुखदायी है कि ऐसे में उन्हें झारखंड कमज़ोर स्टेट है, ये प्रोड्यूस स्टेट है, मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, आयरन है, और है, मिनरल है। जीएसटी में आपने देखा होगा जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है, तो हम लोग जो प्रोडक्शन करने वाले स्टेट है, जो रिच इन मिनरल्स है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको लॉस होता है। और जो सर्विस स्टेट है लाइक बिहार, इन लोगों को गेन होता है। तो वहाँ भी हम मात खाए, सारे टैक्सों को आपने ले लिया, तो हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। अब फिर आप जो देंगे उसमें भी बकाया रखते हैं। हम आपसे पैसे मांगते हैं। हमने अपने विभाग के लिए 4000 करोड़ मांगा। 4 बार मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, रूपाला साहब से बात हुआ कि हमने आपकी बात को रख दिया, वित्त मंत्रालय में रख दिया, प्रधानमंत्री जी के सामने में रख दिया। भाई निर्णय लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी वीसी में बैठते हैं, आप समय नहीं देते। 2 बार वीसी हुआ, समय नहीं दिए, तीसरी बार बात की। तो झारखंड के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा, सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा? हमारे बच्चे के नज़र में हमको क्यों आपके द्वारा गिराया जा रहा है? हमारा क्या गुनाह है? आपदा का समय है, आपको तो और हमें मदद करना चाहिए कि नहीं? तो अभी पेरोल की बात कही आपने, आप ही बात उठाते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को मुक्त करना चाहिए, पेरोल पर फ्री करना चाहिए, जबकि वो उन्होंने आर्थिक अपराध में दोषी पाए गए हैं, जिसमें वो कोर्ट ने उन्हें दंड तय किया है। ठीक है, आर्थिक अपराध में ही अजय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला दोषी थे। 10 साल की सज़ा भी हुई थी, 3000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। वहाँ दुष्यंत सिंह चौटाला शपथ ग्रहण लेने वाले थे, रास्ते निकालते हैं, और आप अपने नेता को वहाँ पर शिरकत कराते हैं, आप पैरोल देते हैं। तो राज्य सरकार की अपनी शक्तियाँ हैं, उन्होंने रूल मेक किया होगा, कानूनी सहायता से ही ऐसा किया होगा। लेकिन शपथ ग्रहण में जाने के लिए आप कर सकते हैं। लालू जी का उम्र 72 साल है, लालू जी हाईली डायबिटिक हैं, लालू जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गरीब के नेता हैं, उनकी किडनियाँ 40% डैमेज हैं, उन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, रिम्स का प्रबंधन भी बोल रहा है, और WHO ने ये बुलेटिन भी तय किया कि 60 से ऊपर को ज़्यादा खतरा है। और जहाँ लालू यादव जी रहते हैं वहाँ से 30 गज की दूरी पर कोरोना वार्ड है, ऐसे में उनके जान को खतरा हो सकता है। इस बात को लेकर गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस बात की जिज्ञासा की थी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के
संभावनाओं पर कैबिनेट में चर्चा हुई। मैंने मामला को लाया और मामले को महाधिवक्ता के पास दिया गया है कि आप इस पर कानूनी राय सरकार को दें, जो कि अवेटेड है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। अंतिम सवाल बादल पत्रलेख जी आपसे, कोरोना का लॉकडाउन धीरे धीरे अब जैसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं ख़त्म होने का है, तो जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा सीधे तौर पर? बस मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा कि वैश्विक आपदा के इस घड़ी में अपने आप को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए आप अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसको पालन करें, अनुशासन में रहें, चीज़ों की संवेदनशीलता को समझें। यह लड़ाई आपके लिए है, आपके कल के लिए है, भारत के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। आप साथ देंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। बिना आपके साथ के सारी योजनाएं, सारे क्रियान्वयन सब धरे के धरे रह जाएंगे। और आपका साथ मिल रहा है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा भी करते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आपदा की इस घड़ी में हमें समर्थन दें, साथ दें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही इस परिस्थिति से आपको, अपने आप को और इस देश को उबारने में हम सक्षम हो सकेंगे। धन्यवाद। बादल पत्रलेख जी, ओंकार आवामी में समय दिए आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बादल पत्रलेख जी ने जनता से ठीक ही निवेदन किया। ओंकार आवामी भी यही निवेदन करता है कि अभी समय है सबको एक दूसरे को समर्थन देने के लिए। अगर समर्थन मिलेगा तभी ये भारत बचेगा। भारत को बचाने के लिए जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है, उसका अक्षरशः पालन करने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ। कैमरामैन शशि के साथ मैं संजय समर, रांची।